आज का चैप्टर नंबर 2 EN 15085-2। हम सब पहले समझेंगे ये EN 15085 होता क्या है। सो इट इज़ ए स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन फॉर रेलवे एप्लीकेशन एंड वेल्डिंग ऑफ रेलवे व्हीकल एंड कंपोनेंट्स। सो इट हैज़ 6 पार्ट्स। सो जैसे कि पार्ट 1 जनरल क्लासिफिकेशन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रिक्वायरमेंट फॉर द वेल्डिंग मैन्युफैक्चरर, मतलब एक वेल्डिंग मैन्युफैक्चरर क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करना है। पार्ट 3 डिज़ाइन वेल्डिंग डिज़ाइन इसके बेसिकली। पार्ट 4 प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग रनिंग प्रोडक्शन क्या क्या एक मैन्युफैक्चर को करना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 5 इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। पार्ट 6 मेंटेनेंस वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। सो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है लेटेस्ट 15085 में, पहले ये नहीं था। सो आपको यदि कोई रेलवे प्रोडक्ट का मेंटेनेंस भी करना है तो आपको पार्ट 6 को आपको रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहिए। अब डिटेल में जाएंगे। सो EN 15085 रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंपनी, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। CL1 CL2 CL3 क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्वालिफिकेशन ऑफ द वेल्डर्स एंड ऑपरेटर्स, ये पार्ट 2 में डिस्क्राइब है। और ये जो डिटेल हम सब जो इसका करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर वेल्डर 9606 के हिसाब से करते हैं, ऑपरेटर को करते हैं 14732 के हिसाब से, और वेल्डर का करते हैं ISO 9606 के हिसाब से। WPS एंड WPQR आज पर ISO 15613 एंड 15614। कलर चेंज करते हैं। वेल्डिंग कंज्यूमेबल का जो रिक्वायरमेंट है आपका -4 में आपका या पार्ट 4 में डिस्क्राइब किया गया है। पैरामेटेरियल का सर्टिफिकेशन भी पार्ट 4 में डिस्क्राइब है। और ये जो पैरामीटर का जो क्लासिफिकेशन होता है या ग्रुपिंग होता है ये आपका 15614 में 15685 में नहीं है, ये आपको ISO 15608 में मिलेगा। देन क्वालिफिकेशन ऑफ NDT पर्सनल, जैसे कि हम ASME में जानते हैं या बॉयलर के लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए NDT पर्सनल के लिए, सिमिलरली आपका ISO में भी आपका 9712 ISO को फॉलो करना है और इसके हिसाब से आपको NDT पर्सनल का क्वालिफिकेशन चाहिए। सो NDT में क्या क्या आता है, माक्रो आता है, UT आता है, RT आता है, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट आता है और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट आता है। और ओबियसली VT इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो भी NDT में आता है। एक्सटेंड ऑफ वेल्डिंग टेस्टिंग एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। देन सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आप वेल्डिंग का यदि और किसी पार्टी को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या किसी दूसरे फार्म का से आप प्रोडक्ट बनवाते हैं तो आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर रहा है, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने के लिए भी आपको उस कंपनी के पास में फैसिलिटी रहना चाहिए। देन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब एक प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, क्या कंज्यूमेबल यूज हो रहा है, कौन सा वेल्डर किया है, किस पोजीशन में क्या क्या WPS यूज किया, सारा चीज़ का ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्डेड होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। देन मैन्युफैक्चरर का इक्विपमेंट क्या क्या उसके पास फैसिलिटी है, सो इक्विपमेंट आपका कैलिब्रेटेड है कि नहीं, वो इक्विपमेंट का जो वैलिडिटी है कि नहीं, सारा चीज़ इसमें कवर होता है। देन द वेल्डिंग प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, ये प्लानिंग का पार्ट है। देन ऑर्गेनाइजेशनल वेल्डिंग कोऑर्डिनेशन टीम, ये आपका ISO 14731 के हिसाब से गवर्न होता है, और इसमें एक वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर और 2 वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। सो इसके बारे में भी आगे जाके हम देखेंगे। देन डिक्लेरेशन बाय द वेल्डिंग एक्टिविटी बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देन द चेंज मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो द चेंज मैनेजमेंट, कैसे चेंज होता है, प्रोसेस चेंज करना है मैनुअल से रोबोटिक, रोबोटिक से मैनुअल, या वाइस वर्सा, डिज़ाइन रिलेटेड चेंज करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर को आप चेंज कर रहे हो, चेंज प्रोडक्ट का साइड करते हो, जैसे एक साइड में पहले बना रहे थे अब दूसरा साइड में बना रहे हो, उसका चेंज यदि कर रहे हो देन ऑल्सो आपको चेंज मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसको ECN मैनेजमेंट भी